दोस्तों एक बात जरूर आपके मन में उठ रही होगी कि आखिरकार अपना उत्तर लिखते समय ऐसे उत्तर लिखने का प्रयास सभी लोग करते हैं कि उनका उत्तर प्रभावशाली हो और एग्जामिनर्स को अच्छा लगे। तो आखिरकार वह कैसे उत्तर लिखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपकी कॉपी स्वच्छ एवं एक प्रकार समृद्ध कैसे दिखे इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। कैसे लिखते हैं अपना उत्तर उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाथ का प्रयोग कैसे करना चाहिए, किस पेन से लिखना चाहिए और किस प्रकार से आपको हेडिंग्स वगैरह और अच्छे तरीके से आपको लिखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आगे चल करके आप कोई भी परीक्षा दें उसमें आप उत्तर लिखने से संबंधित तमाम सारे मुद्दे को जानेंगे। तो यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर मान लेते हैं आपकी यह कॉपी है, मैं बिना समय गंवाए आपको बताने का प्रयास करता हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला IT पॉइंट में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर आपको हमारे से संबंधित तैयारी करनी है BA वगैरह से तो यहाँ पर आप जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। BA BSc BCom सभी लोगों के लिए यह एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपकी 1.5 घंटे की परीक्षा में मेरे प्यारे दोस्तों आप किस प्रकार से कॉपी को ऐसे अच्छा लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं आपको लिखने वाली परीक्षा है तो। और अगर आपकी OMR पैटर्न है तो उसके लिए मैं जस्ट वीडियो बना दूंगा उसके बाद में कि आखिरकार OMR सीट पर आप कैसे भरते हैं और OMR भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। OMR कैसे भरते हैं उससे संबंधित वीडियो आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आखिरकार आप जो है अपना उत्तर तेज कैसे लिख सकते हैं और अपना उत्तर अच्छा कैसे लिख सकते हैं। तेज लिखने का क्या तरीका होता है, आखिरकार किस प्रकार से उत्तर लिखे ताकि वह तेज हो। ठीक, आज 2-3 दिन से लगातार मेरा मार्कर ही गिर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं आपके सामने। आखिरकार जब आपके सामने कॉपी प्रस्तुत होती है कुछ इस प्रकार से, तो उसका मान लेते एक पेज आपने पलटा, उसके बाद में होता क्या है, ये आपके सामने कॉपी का पन्ना जो है दिया हुआ है। इसमें आपको दोनों तरफ से जो है लाइन खींची हुई आपको दिखाई पड़ती है। दोनों तरफ से आपको लाइन खिंचाई मिलती है। जैसा कि आपको पता है इंटर हाई स्कूल में आप लाइन वगैरह खींचते थे बहुत ज़्यादा कि ताकि आप B कॉपी सबसे पहले लेने के लिए जाएं। कोई बोलो ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि हम भी यही करते थे, आप भी यही करते थे, सभी लोग यही करते थे। ऊपर की एक लाइन हम छोड़ देते थे, तो मान लेते हैं आप ऊपर की एक लाइन जरूर छोड़ने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं या ऊपर की लाइन है इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने छोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में आपको लिखना का लिखित वालों मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आपको लिखने में आपको बहुत नंबर मिलेगा। सबसे पहले जो भी आपको, और यह भी ध्यान रखेंगे कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है सीरियल क्रम में ही सारी बातें लिखिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सभी का उत्तर एक सीरियल में लिखते चले आएँ। जो प्रश्न आपको पता हो सबसे पहले उसी का उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। जो प्रश्न आपको पता हो सबसे पहले उसी का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार आपको कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उत्तर को तेज लिखें और तेज लिखने के साथ साथ आपका उत्तर अच्छा भी दिखे और एग्जामिनर को भाए भी। ठीक, तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊँगा कि आप मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो है आप अगर प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे मान लेते हैं आपकी 1.5 घंटे की परीक्षा होनी, तो 1.5 घंटे में आप लगभग 10 से 12 प्रश्नों को तैयार करने की मतलब कि लिखने की प्रैक्टिस कर लें। मतलब जो भी आपके सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है उस सीरीज से आप जो है 10 प्रश्नों को उठाएं और 10 प्रश्नों को 1.5 घंटे में लिखने का प्रयास करें। या जो हमने पैटर्न बताया था नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, उस पैटर्न को आप अच्छे तरीके से फॉलो करके आप कर सकते हैं। ठीक, तो उस पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करने के बाद में आप 1.5 घंटे रोज बैठ करके जो है एक समय में आप उसको दीजिएगा। और जब 1.5 घंटे की परीक्षा में आप जो मतलब 1.5 घंटे का समय दे करके आप उन प्रश्नों को कर लेंगे तो एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और प्रैक्टिस बनने के तदुपरांत होगा क्या, जब प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी तो वही आपका एग्जाम में कार्य आएगा। और लिखते समय सबसे पहली बात, आप 3-4 रुपये वाला पेन मत लीजिएगा, 10-12 रुपये या 5 रुपये से ऊपर वाला पेन लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी मोटाई थोड़ा अधिक होती है। और जब मोटाई अधिक होती है तो पेन को हल्के हाथों से आप उसको पकड़ सकते हैं। 3 वाले पेन में क्या होगा, आपको जो है पेन होगा उस पर प्रेशर करके आपको पकड़ना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, जब प्रेशर करके मान लेते हैं आपने प्रेशर से इसको पकड़ा, उसके बाद में होगा कि आप जब इस पर लिखना प्रारंभ कर देंगे तो बहुत धीरे हाथों से आप लिख पाएंगे, मतलब तेज आप नहीं लिख पाएंगे। यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो लिखते समय सबसे पहली बात आपको ढीले हाथों का प्रयोग करना, बिल्कुल ऐसे पेन पकड़िए एकदम से। ठीक, ऐसे पेन पकड़ने के बाद में आपको ढीले हाथों से पेन पकड़ना, थोड़ा पेन आपको 5 से 10 रुपये वाला पेन खरीद लेना है। ठीक, तो ऐसे में होगा क्या, आप उत्तर तेज लिख पाएंगे। तो ढीले हाथों से जैसे मान लेते हैं हमने ये लिखा, मेरी राइटिंग तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो आप ढीले हाथों से बहुत तेज गति से आप उत्तर लिख सकते हैं। यहीं पर मैं बताऊंगा उत्तर लिखते समय सबसे पहली हेडिंग चीज़ें होती हैं कि जो भी प्रश्न में आपके पूछा गया है उसको कैसे आप उतारें। मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि समाज क्या है, समाज को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों के जो है कथनों पर विचार स्पष्ट कीजिए। या इसी प्रकार से अन्य प्रश्न पूछा गया, मान लेते समाज के बारे में आपसे पूछा गया, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या डालेंगे, सबसे पहले एक लाइन छोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भी आप आगे जगह छोड़ेंगे, क्योंकि यह
है एक प्रकार से जो है प्रोफेशनली जब आप जो है करते हैं, कोई चीज़ करते हैं या फिर आप जब बड़े स्तर की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें पता चलेंगी कि जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो थोड़ा आगे का अक्षर आप यहाँ मतलब आगे की लाइन इतना छोड़ दीजिए। इतना छोड़ा जाता है, या प्रक्रिया है, ताकि आप जो है कोई चीज़ मान लेते हैं बाद में गलत हो या ऐसी चीज़ें हों तो उसको आगे आ करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप हेडिंग क्या डालेंगे, मान लेते हैं आपने समाज के बारे में देखा तो समाज यहाँ पर लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, यहीं पर ब्रैकेट बनाइएगा। ब्रैकेट बनाने के बाद में यहीं पर इसकी अंग्रेजी अगर आपको पता है सोसाइटी, वैसे पता होगी सभी हेडिंग्स की अधिकतर, तो आप सोसाइटी अंग्रेजी में डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आप जो है जो भी आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों करने के बाद में ये अगली लाइन है इसको भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे तो उतना इंप्रेशन आपका जमेगा नहीं, और जब इंप्रेशन नहीं जमेगा तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। इंप्रेशन जमाने के लिए आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करें इस तीर के सामने से, और यहाँ से अपना उत्तर लिखते चले जाएं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, साथ ही साथ समाज एक अमूर्त प्रक्रिया है, अमूर्त व्यवस्था है जो कि मनुष्यों का समूह बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न समुदाय समूह और इन सभी के विचारों को मिल करके या फिर उनके संबंधों को मिला करके एक समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार से तमाम सारी बातें आप इसमें लिखते हुए से चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको लाइन वगैरह नहीं खींचनी है, लाइन वगैरह पहले से व्यवस्थित होती है आपकी। तो ये चीज़ें, और बीच में मान लेते हैं आपको पूछा गया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यह कथन किसी ने कहा। जब किसी चीज़ कथन को लिखना हो आपको तो नंबर अधिक पाने के लिए कथन अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, यहाँ से ऐसे लिखना प्रारंभ करेंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसके बाद नीचे आप क्या करेंगे, जब अंडर मतलब कि फुल स्टॉप लगाने के बाद में नीचे से यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। जब कथन आपको कोड करना हो तो ये लिखेंगे कि फलाने विद्वान के अनुसार, या विद्वान का नाम नहीं पता तो लिखेंगे कि विद्वानों ने इसके बारे में यह कथन कहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वहीं अगर आपकी किसी पुस्तक के नाम लिखनी हो तो सिंगल इन्वर्ट मतलब सिंगल कामा में आप इसको डिनोट कर सकते हैं पुस्तक के नाम को। इससे क्या होगा, एग्जामिनर्स को पता होगा कि बच्चे को एक प्रकार से पंक्चुएशन की ज्ञान है, और वो उसको पता है कि आखिरकार कामा या फिर फुल स्टॉप या तमाम प्रकार के जो चिन्ह वगैरह होते हैं कहाँ पर आपको लगाने हैं। साथ ही साथ जब आप जो है हेडिंग लिखे तो हेडिंग के तदुपरांत आप इस चिन्ह का जरूर प्रयोग करें। ये विवरणात्मक चिन्ह होता है तो इसका आप जरूर प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से आप तमाम सारी चीज़ें को मतलब कि वह एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे के अंदर टैलेंट है। ये तीर वाला सिस्टम जो है कहीं पर नहीं था, ये तीर वाला, तो तीर के बजाय आप इसका जरूर प्रयोग करने का प्रारंभ करेंगे। इससे आप जो है मतलब आपका उत्तर कैसा होगा, अच्छा होगा। ढीले हाथों से लिखेंगे तो उत्तर आप तेज लिख पाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इंग्लिश आप जरूर लिखने का प्रयास करें, किसी भी मुद्दे को लिखने का प्रयास करें। उसी के साथ साथ जो भी एग्जाम से पूछा गया ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम से पूछा गया कि समाज को परिभाषित कीजिए या समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए, तो आपको इसे मान लेते हैं कि समाज के विभिन्न पहलू मान लेते हैं। पूछा गया कि निर्धनता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए, एक मिनट, निर्धनता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आप क्या करेंगे, आप उसके कारण एवं परिणाम पर चर्चा कीजिए। आपसे पूछा गया कारण एवं परिणाम पर विवरणात्मक चर्चा कीजिए। अब पढ़ी लिखिए परिणाम। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निर्धनता डालेंगे हेडिंग। निर्धनता के बाद में आप जो है वहाँ पर लिखेंगे पॉवर्टी अंग्रेजी में। उसके बाद में निर्धनता के बारे में जो बातें आपको इंट्रो में पता हो उसको लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, कारण, जैसे जो पूछा गया उसके बारे में आप बताएंगे, कारण और परिणाम। यहाँ पर निर्धनता की परिभाषा देने के बाद में जो एक आध विद्वान की परिभाषा अगर आपको पता है, गिलिन या मैक्सिया इत्यादि लोगों ने क्या कहा तो उसके बारे में आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप अपनी परिभाषा लिखने के बाद में निर्धनता के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद में आप लिखेंगे कि विद्वानों ने निर्धनता के बारे में निम्न बातें कही हैं, उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद में तमाम सारे विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर यह शैली डेवलप होती है, फिर विकसित होती है, जिसके तहत मैं निर्धनता की परिभाषा पर इस प्रकार से अपने विचारों को रख सकता हूं। या लिखने के बाद में आप जो है अपने विचारों को वहां पर लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि निर्धनता एक ऐसी व्यवस्था होती है, निर्धनता एक ऐसी व्यवस्था होती है, या निर्धनता एक ऐसी दशा होती है, ऐसी दयनीय स्थिति होती है जिसमें या तो व्यक्ति क्या करता है, या तो मेरे प्यारे दोस्तों मूर्खतापूर्ण व्यय करता है, या फिर उसकी जो है आय ही उतनी नहीं है जितने में वह अपनों और अपने जो है तमाम सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि मनुष्य, आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है अत्यंत मतलब कि अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, इसीलिए मनुष्य की समस्त इच्छाएं होती है। अगर वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, जो कि सामान्य इच्छाएं होती हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है। भारत में निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें बोल देंगे। वहीं पर आपको सबसे मुद्दा मैं जो बताना चाह रहा हूं, आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वहां पर आप कारण जरूर लिखें। जैसे कि आप पूछा गया कारण परिणाम, तो ऐसा नहीं कि केवल निर्धनता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आप सारा समय गंवा दें। आप उसमें हेडिंग में आपके पास कारण भी होना चाहिए, रीजन आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। और परिणाम, कारण में एक कारण नहीं कि कारण लिख दिया, आप लिखेंगे कि भारत में निर्धनता के कारण। वही पूछेगा, चूंकि भारतीय जो है मुद्दे एवं समस्या
समस्याएं आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपसे पूछेगा भारत में निर्धनता के कारण एवं जो है कारण आप लिखेंगे। अब उस कारण में मेरे पास दोस्तों आप हेडिंग बनाएंगे, भारत में निर्धनता के अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो है सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि कारक हो सकते हैं। आइए एक पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसे एक कारक सामाजिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा राजनीतिक कारण, चौथा क्या होगा आपका ऐतिहासिक कारण, पांचवा क्या होगा आपका सांस्कृतिक कारण, छठवां क्या होगा धार्मिक कारण। इस प्रकार से आप लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो ये कारण होगा। कारण के बाद में लिखेंगे परिणाम, भारतीय समाज पर निर्धनता के निम्न प्रभाव पड़ रहे हैं। हेडिंग में आप डाल दीजिएगा निर्धनता के प्रभाव, उसमें आप लिखेंगे निम्न प्रभाव पड़ रहे हैं। आप वहाँ पर हेडिंग मतलब कि एक नंबर डाल करके आप पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं, मतलब 4-6 जो भी आपको लिखना हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे मैनेज करेंगे तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में नंबर मिलने का प्रयास करेगा। अर्थात जो पूछा गया है उसको आप अवश्य बताने का प्रयास करें, जो पूछा गया है उसको आप अगर नहीं बताएंगे, वह हेडिंग में नहीं पढ़ा होगा तो आपके नंबर जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। अगर 10 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया समाज की परिभाषा की, आपने मतलब कि निर्धनता की केवल परिभाषा लिखी तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या अगर आपने केवल परिभाषा लिखी, कारण और परिणाम को नहीं लिखा है हेडिंग में, और आपने उसके बारे में बता भी दिया है बीच में, लेकिन एग्जामिनर्स की निगाह जो होगी आपके बीच वाली कॉपी पर नहीं जाएगी, उसकी निगाह हेडिंग पर जाती है। तो हेडिंग को आप अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करें। इंग्लिश शब्दावली यहाँ पर कारण लिखे तो वहाँ पर रीजन्स जरूर लिख दे, परिणाम लिखे तो वहाँ पर आप जो है उसके परिणाम की इंग्लिश आप लिख दीजिएगा। ठीक, विशेषताएं लिखे तो आपको उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों की आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जान जाइए ताकि जो मेन चीज़ें हों उसको आप अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो जाहिर सी बात है सारा मुद्दा क्लियर हुआ होगा। अगर ये सारी बातें आपको पसंद आई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मनोविश्लेषण के साथ, मनोवैज्ञानिक तरीके के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तो इसी प्रकार से अन्य वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन सभी को देख लीजिएगा और अपने प्रकार से जो तमाम सारी शैली है उन शैली को सुधार करके अपनी कॉपी को अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत के 2-3 पेज आप अच्छे लिख दीजिएगा बड़े आसानी से, जो आपको उत्तर पता हो वो आप पहले पेज में लिखें, दूसरे पेज में लिखें, और 3 मतलब कि शुरुआत के 3 पेज आप अच्छे तरीके से लिख दें और लास्ट के 2-3 पेज आप अच्छे तरीके से लिख दें। तो आपको जो सबसे ज़्यादा पता हो बचा के रखिए लास्ट वालों के लिए और शुरू वालों के लिए। बीच में आप जो है अगर जो प्रश्न आपको नहीं पता ज़्यादा तो उसकी हेडिंग वगैरह जो पूछा गया उसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें जो भी आपको आए मतलब कि उसके परिप्रेक्ष्य में उसी के संदर्भ में लिखते चले जाइएगा, आपको नंबर देने का प्रयास जरूर किया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ओके, ये सारी चीज़ें होती लिखने का तरीका। तेज लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि आपको 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस करनी होगी कि 1.5 घंटे में आप उतने प्रश्नों को हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, इसलिए आपको उसको जरूर मैनेज करना है पहले कि 1.5 घंटे में आप जो है उतने प्रश्नों को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, तो आपको ये चीज़ करनी है। इसको करने से क्या होगा, आप ढीले हाथों का प्रयोग करके लिखना प्रारंभ करेंगे, इसके कारण से क्या होगा आपकी कॉपी भी सही मतलब कि अच्छी दिखेगी और आप तेज भी लिख पाएंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।